$200 बिलियन से अधिक जी का जो इन्वेस्टमेंट या निवेश देखने को मिला है, वो अपने में उत्तर है उन लोगों के लिए जो इस समिट की आलोचना करते हैं। मूल मंत्र इसके दो तीन ही हैं कि वन हैज़ टू बी ए गुड लर्नर, एंड इफ़ यू आर नॉट ए लर्नर देन लर्न टू बी ए लर्नर। हमने आज नहीं, आज से कुछ साल पहले ही डेडिकेटेड इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन जी लॉन्च किया था। एआई इज एन इनेबलिंग टूल, यानी एआई एक टूल के तौर पर हर डोमेन में हमारी मदद करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। एआई इम्पैक्ट समिट ये अपने आप में इतनी बड़ी बानगी पेश करता हुआ नजर आया है क्योंकि भारत अब सिर्फ भागीदार नहीं एआई में, बल्कि इसके अलावा नेतृत्वकर्ता बनता हुआ नजर आया है। और एआई इम्पैक्ट समिट में इसकी बानगियां हमने कई बार देखी है, और यही सब कुछ है जो निरंतर भारत को और ज्यादा प्रगतिशील बनाता हुआ नजर आ रहा है और पूरी दुनिया में एक बार फिर से भारत की मेजबानी को सशक्त बनाता हुआ नजर आया है, जो आने वाले समय में इसके जो और परिणाम हैं वो देखने को मिलेंगे। इसी पर खास बातचीत करने के लिए बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जुड़ रहे हैं, जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। और उसी के साथ सबसे पहला सवाल यही है कि एआई इम्पैक्ट समिट, बहुत बड़ी मेजबानी भारत की तरफ से पूरी दुनिया के लिए, कैसे देखते हैं आप इस पूरे समिट को, और जो भारत ने इस ऐतिहासिक पूरे समिट को जिस तरह से इसकी मेजबानी की है, किस तरह से बहुत दूरगामी परिणाम इसमें आते हुए नजर आएंगे? नहीं, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये कहना कि इसका सबसे अधिक बल्कि श्रेय जाता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी को। उनकी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का ये नतीजा है कि हम इस तरह की फ्यूचरिस्टिक थीम्स में या फ्यूचर रेडी थीम में भी दुनिया की अगुवाई करने की स्थिति में हैं आज। जी और इससे भारत की छवि विश्व भर में बदली है, क्योंकि आज से डेढ़ दो दशक पहले ऐसा ना था। और उसका एक सीधा सीधा प्रमाण ये है कि जब आईटी रेवोल्यूशन आया दुनिया में तो हम लगभग 10-15 साल पीछे रह गए। जी उदाहरण के तौर पर टेलीविज़न अमेरिका में 1950 के दशक में देखा जाता था। यहाँ दिल्ली में हमें पहला चित्रहार सन 1970 में देखने को मिला, तब तक वो कलर टीवी की तरफ बढ़ चुके थे। जी यानी कोई सफल प्रयोग हो जाता तो हम उसका अनुसरण करते। आज स्थिति बदली है, चाहे एआई है, चाहे क्वांटम है, चाहे बायोटेक्नोलॉजी है, चाहे अन्य डीप टेक डोमेन्स हैं। हम ना केवल अगुवाई कर रहे हैं बल्कि बहुत सारी हमारी इन्फ्लुएंसेस, हमारी फाइंडिंग्स, हमारे अनुभव दूसरे देशों के काम आ रहे हैं। अब जहाँ तक एआई का संबंध है, चूँकि प्रधानमंत्री जी मोदी जी को टेक्नोलॉजी का शऊर तो है ही है, जी साथ में वो सदा बड़ी दूरअंदेशी के साथ आने वाले समय को मद्देनज़र रख के एक विज़न देते हैं देश भर को और देशवासियों को। उस नुक्ते नज़र से भी चौथा समिट हिंदुस्तान में होना, जी और इत्तेफाक से ये पहला समिट जब हुआ था तो इसका आइडिया तत्कालीन वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे ऋषि सुनक, जी जो भारतीय मूल के हैं, उनकी जी तरफ से आया था। जी लेकिन फिर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे में भारत ने मेज़बानी की है। ये अपने में भारत की जो जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग है जी उसका भी एक प्रमाण है और उसको और मजबूत करता है। जी और जो आपने इस एक्सपो में देखा होगा, भारत की तरफ से जो प्रदर्शन हुआ, भले ही हमारे प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स थे, भले ही हमारे पब्लिक सेक्टर एजेंसीज थी, भले हमारे स्टार्टअप्स थे, भले ही हमारे इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स थे, जिस प्रकार से एआई का इस्तेमाल अलग अलग डोमेन्स में करने की महारत हिंदुस्तान ने दर्शाई है, जी उससे दूसरे लोग ना केवल चौंक गए बल्कि कुछ सीख करके गए हैं। जी और मुझे व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छा भी लगा और बहुत तसल्ली भी हुई जब कल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ वो स्वयं बोली कि इंडियाज़ प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एआई हैज़ बीन फिनोमिनल। यानी अब वो ज़माना नहीं रहा कि हमें अपनी पीठ खुद थपथपानी पड़े। जी अब भौगोलिक मापदंडों पर, क्योंकि पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में वी हैव स्टार्टेड फॉलोइंग ग्लोबल बेंचमार्क्स, ग्लोबल पैरामीटर्स, और इस स्थिति में है कि हम प्रथम श्रेणी के देशों में आन करके खड़े हुए। क्योंकि जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि जो मैंने मूल मंत्र समझा है, क्योंकि हम एआई का इस्तेमाल 5-6 साल से अपने व्यक्तिगत जी स्तर पर कर रहे हैं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी शायद मैं पहला ऐसा सांसद था जहां पर के जी टेली ड्रिवन मोबाइल क्लिनिक
जी। पिछले 5-6 साल से चल रही है, जहाँ पर एक डॉक्टर होते हैं फिजिकल और एक एआई डॉक्टर महिला होती हैं स्क्रीन से, जी। फिर वो करेक्ट करती हैं पेशेंट को चुने हुए अस्पतालों के साथ देश भर में सुपर स्पेशलिस्ट। तो मेरा ये मानना है कि आखिरकार मूल मंत्र इसके 2-3 ही हैं कि वन हैज़ टू बी ए गुड लर्नर, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदल रही है। जी। एंड इफ़ यू आर नॉट ए लर्नर देन लर्न टू बी ए लर्नर। दूसरी बात ये कि वन हैज़ टू बी इंटेलिजेंट इनफ टू हैंडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जी। नहीं तो आप उसी की आड़ में खो जाते हैं। जी। और तीसरा ये कि आखिरकार हमें ये भी महसूस हुआ कि किस प्रकार का हाइब्रिड मॉडल हो, एन ऑप्टिमम मिक्स ऑफ एआई एंड एचआई, ह्यूमन इंटेलिजेंस प्लस आर्टिफिशियल, ताकि उसमें जो ह्यूमन एंगल है या ह्यूमन टच है, ह्यूमन इंटरफेस है, वो भी पूरी तरह से एलिमिनेट ना हो। और उस दृष्टि से अगर आपको स्मरण होगा, प्रधानमंत्री जी ने जो अपना लीडरशिप समिट में एड्रेस किया, जी। उसमें एक मानव मंत्र दिया, जी। जिसमें वो सारी बातें इनकलकेटेड हैं। कुल मिलाकर के जब आप उसका विश्लेषण करेंगे उस एक्रोनिम मानव का, तो उसका सिंगल एक सेंटेंस में या एक वाक्य में ये अर्थ होगा कि ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच इन द यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिल्कुल। क्योंकि इंसान की जो इंटेग्रिटी है, जी। जो डिसिप्लिन है, जी। वो कायम रहे, और फिर उसको नज़रअंदाज ना करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एज ए टूल हम इस्तेमाल करें, नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। बिल्कुल। सर, तमाम पहलू देखे हमने इस पूरे समिट में। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी निकल कर सामने आया, $270 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट, जिसकी निवेश की जो बात की जा रही है, वो साफ तौर पर बहुत बड़े आंकड़े को पेश करता हुआ नजर आता है। फ्यूचरिस्टिक प्लान क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भारत को लेकर, क्योंकि भारत अब सिर्फ भागीदार नहीं है बल्कि एक तरह से नेतृत्व करता है कि आगे किस तरह से भारत अब और चीज़ों पर किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है एआई को लेकर। तो ये इन्वेस्टमेंट आप कितना बड़ा एक नंबर मानते हैं जिससे भारत समेत पूरी दुनिया एआई को साथ मिलकर आगे बढ़ाएगी? नहीं, जैसा आपने स्वयं कहा कि $200 बिलियन से अधिक जी। का जो इन्वेस्टमेंट या निवेश देखने को मिला है, वो अपने में उत्तर है उन लोगों के लिए जो इस समिट की आलोचना करते हैं। जी। क्योंकि आलोचना करने के कारण मोटिवेटेड है, लेकिन आज हम चूंकि तर्क आधारित युग में है, एविडेंस बेस्ड, तो दिस इज इनफ ऑफ एविडेंस जी। एज ए रिजॉइंडर जी। टू दी सिनिक्स और दी क्रिटिक्स। दूसरी बात ये कि आज भौगोलिक दुनिया है, ग्लोबल वर्ल्ड है, जी। कोई भी देश साइलोज में कामयाब नहीं हो सकता, और इस तरह से धीरे धीरे हिंदुस्तान एक बिजनेस हब भी, ग्लोबल बिजनेस हब के तौर पर भी उभर रहा है, जी। और एक प्रिफर्ड ग्लोबल डेस्टिनेशन के तौर पर भी। जी। और आपको इस बात का ध्यान होगा कि हमने आज नहीं, आज से कुछ साल पहले ही डेडिकेटेड एआई मिशन, नेशनल आर्टिफिशियल इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन जी। लॉन्च किया था प्रधानमंत्री के द्वारा ही। जी। उस समय उसको 10,000 करोड़ रुपया रखा गया था। उसके 7 अलग कंपोनेंट्स भी हैं, एआई कंप्यूटिंग, एआई मैसेजिंग, इस तरह से अलग अलग। और उसके साथ साथ उसका एक बड़ा इकोसिस्टम का हिस्सा है वो, जहाँ नेशनल क्वांटम मिशन भी है, जहाँ पहले चरण में 6,000 करोड़ रुपया रखा गया। इसी तरह से हमारा नेशनल मिशन फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइबर सिस्टम्स भी है। जी। तो ये 4-5 नेशनल मिशंस जो फ्यूचरिस्टिक हैं। जी। क्वांटम में भी हम चंद एक देशों में हैं जिन्होंने अपना एक डेडिकेटेड मिशन लॉन्च किया, अभी तक 4-5 ऐसे ही देश हैं। जी। लेकिन हम पीछे नहीं हैं, क्योंकि कल दूसरे देश के पास, उदाहरण के तौर पर, यदि क्वांटम कम्युनिकेशन का विकल्प रहेगा और हमारे पास नहीं रहेगा, तो वो एक सुरक्षा का विषय भी बन सकता है। जी। ये सारे एक इकोसिस्टम का हिस्सा बनेंगे। जी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाकी सभी हमारे प्रोसेसेस में भी उपयोग में आएगा। सर, एग्जीबिशन में भी हमने कई एग्जीबिशंस ऐसे देखे जहाँ पर हेल्थ सेक्टर की, जैसे आप बात कर रहे हैं, वहाँ पर भी हमने देखा कि अब जैसे जो पहले डॉक्टर्स जो ऑपरेशंस करते थे, वो एआई की मशीनें करते हुए नजर आएंगी। बहुत कुछ चेंज होता नजर आ रहा है साफ तौर पर। हेल्थ सेक्टर तो है ही है। इसके अलावा सर, जब हम स्पेस की बात करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेस में किस तरह से नई गति पकड़ता हुआ नजर आएगा, उससे कितना बूस्टअप मिलेगा? क्योंकि हम जैसा देख रहे हैं कि अंतरिक्ष मिशन भी अपने कई सारे हैं, और उसके अलावा भी जो स्पेस स्टेशन है अंतरिक्ष में, भारत स्पेस स्टेशन जो बनाने की बात चल रही है, क्या उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होगा? ऐसा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐसा नहीं है कि साहब एक डोमेन में होगा। जी। ये उस तरह से है कि जैसे पुराने ज़माने में आप कलम से लिखते थे, जी। फिर ज़माना आया फाउंटेन पेन का, जी। फिर आया बॉल पेन का, जी। फिर आया रेमिंगटन टाइपराइटर का, जी। फिर आया कंप्यूटर का, जी। फिर पल भर में वो लिखवाई हो जाती थी जो आप पट्टी लिखते थे पूरा दिन लगा कर। जी। इसी तरह से
AI tool is an AI is an enabling tool. अब जैसे स्पेस में भी आपने बात की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, तो शुभांशु जब गए थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भारत की ओर से, तो हमने उनको कुछ बायोटेक्नोलॉजी किट्स उपलब्ध करवाई थी जी और 6 सेट थे वो एक्सपेरिमेंट्स के जो उन्होंने करने थे। जी उनमें से आधे थे लाइफ साइंसेज को लेकर के, आधे प्लांट्स एग्रीकल्चर को लेकर। जी लाइफ साइंस में उदाहरण के तौर पर चूंकि अंतरिक्ष में मसल वेस्टिंग हो जाती है, तो किस तरह से उसको रिकूप किया जा सकता है, क्योंकि जब ये 2-3 हफ्ते वहाँ रहे और उसका जो उसके नताइज होंगे या जो उससे हमें मालूमात हासिल होगी, वो सारे विश्व के काम आएगी, यानी वो विश्व बंधु जी के तौर पर भारत का एक प्रयोग है। तो उससे अगर आपको देखा होगा, आपको छोटा मोटा फ्रैक्चर भी किसी को हो जाता है जी तो प्लस्तर खोलने के बाद फिजियोथेरेपी करनी पड़ती है। जी तो उसके लिए क्या उपचार वहाँ पर, उसको लेकर के एक्सपेरिमेंट लगातार। अगर आप टेलीविज़न के इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन को देखते रहें तो आपकी मेंटल फैकल्टीज़ पर क्या प्रभाव पड़ सकता है इसको। अब वो जो वहाँ से वो फाइंडिंग्स लेकर के आए हैं, जी उनके इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने में हमें AI काम आएगा, वरना शायद बहुत वक्त लग जाए। लेकिन AI हमें इस बात के लिए मददगार साबित हो कि वो प्रिसाइज हो, स्पेसिफिक उसकी फाइंडिंग्स रहें। जी तो इस तरह से AI स्पेस में भी काम आएगा, यानी AI एक टूल के तौर पर हर डोमेन में हमारी मदद करेगा। बिल्कुल। सर अगला सवाल ये है कि लैंग्वेजेस में, बिल्कुल लैंग्वेज न्यूट्रल बनाने में हमने पहले ही अभी इसी एक्सपो में प्रदर्शित किया। अब जी आपने मौका दिया है तो भारत जन लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जी हमारे 8 शेड्यूल में 22 भाषाएं हैं। 22 में से 22 का हमने टेक्स्ट कर लिया है जो इमीडिएट ट्रांसलेशन हो जाता है, 15 का स्पीच भी कर लिया, वो भी जल्दी 1-2 महीने में हो जाएगा। यानी उसके 3 पहलू हैं, टेक्स्ट, स्पीच एंड विजन। और डॉक्यूमेंट्स में जिसमें आता है कि पूरी की पूरी 1000 पे, अगर आप 1000 सफ़े की किताब उठाते हैं, जी मान लीजिए आप रिसर्च स्टूडेंट हैं, जी आपको रेफरेंस जो ढूंढना है, आप ढूंढ पाएँ कि ना ढूंढ पाएँ, और ढूंढें तो शायद वो बेहतरीन है कि ना है, वो AI का टूल आपको ढूंढ करके देगा। तो यानी देखिए कितनी सुविधा हो गई। बिल्कुल सर। ग्लोबल साउथ की सर आवाज़ भारत हमेशा से रहा है और ऐसे में मेज़बानी अब की बार जैसे उसने कि भारत ने की है, तो आप कैसे इसको देखते हैं कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर यहाँ से मॉड्यूल किया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, ये कितनी बड़ी हेल्प करता हुआ नजर आएगा ग्लोबल साउथ की? बहुत अच्छी बात कही आपने। अगर आप ग्लोबल साउथ की ही बात करें, आप किसी भी डोमेन को ले लीजिए। अब जैसे हम लाइफ साइंसेज की बात कर रहे थे, जी अभी हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे, अब लीजिए कुछ क्षण के लिए हम कृषि की बात करें, जी एग्रीकल्चर। जी अगर आप एग्रीकल्चर की बात करें तो ग्लोबल साउथ में जो आंकड़ा दर्शाता है, लगभग 600 मिलियन किसान हैं जो जी कृषि में जुड़े लोग हैं। जी अब चैलेंजेस जो हैं वो ग्लोबल है, क्लाइमेट का चैलेंज है, डिज़ास्टर का चैलेंज है, वेदर फोरकास्ट का चैलेंज है, ग्लेशियर्स का चैलेंज है। अब उसका जो इन्फ्लुएंस का निकालना है, उसकी रोकथाम के लिए भी और उसकी भविष्यवाणी करने के लिए, उसकी प्रिडिक्टिव पहलू के लिए भी जो हमारे पास उपचार मौजूद हैं, उसको किस प्रकार से सक्रिय करके प्रिसाइज करके इस्तेमाल किया जा सके, उसमें भी AI का काम आएगा। जी बिल्कुल। सर जिस तरह से कई सारे रिकॉर्ड्स भी देखने को मिले हैं आपकी बार जो इस मेज़बानी से भारत की साफ तौर पर निकल कर सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में ये जो टेक्नोलॉजी है इसको कैसे आगे चल के हम और ज़्यादा ड्रिवन बना पाएंगे जिससे भारत जो है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि तीसरा AI का सबसे बड़ा सिस्टम बनता हुआ भारत नज़र आया है अमेरिका और चाइना के बाद। तो ऐसे में स्टार्टअप इकोसिस्टम में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का योगदान होता है, कई सारे स्टार्टअप्स हमने यहाँ पर देखे, उनमें कितना बूस्टअप नज़र आ रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है कि अभी जैसे मैंने कहा, ये AI एक बड़े इकोसिस्टम का हिस्सा है। जी जी और जैसा मैंने कहा, अब साइलोज का ज़माना जाता रहा, जी हम एक ग्लोबल वर्ल्ड का हिस्सा ही नहीं बल्कि ग्लोबल वर्ल्ड की प्रथम श्रेणी में खड़े हैं। आपने स्टार्टअप्स की बात की। मोदी जी के आने से पहले सन 2014 में भारत में कुल मिलाकर के स्टार्टअप्स की संख्या केवल 350-400 हुआ करती थी। जी जी आज वो बढ़कर के 2 लाख से अधिक हो गई जी और भारत तीसरे दर्जे पर आराम खड़ा हुआ जी दुनिया में। साथ ही साथ इन 2 लाख प्लस स्टार्टअप्स के माध्यम से लगभग 21 लाख जॉब जनरेट हुए। जी यानी कहने का तात्पर्य ये कि आने वाले ज़माने में ये भ्रम भी जाता रहे कि रोज़गार का अर्थ केवल सरकारी नौकरी है। ये नए विकल्प आ रहे हैं। साथ ही साथ इन 2 लाख में से मुझे लग रहा है कि 60-70 हज़ार या शायद अधिक महिला ड्रिवन स्टार्टअप्स हैं।
तो यानी ये जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम गत 10 वर्षों में निर्माणित हुआ है जी मोदी जी के आने के बाद, उससे डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है अपॉर्चुनिटीज़ का। और जैसा कहा जाता है, मोदी अक्सर कहते हैं विकसित भारत के निर्माण में प्रत्येक नागरिक का योगदान है, तो प्रत्येक नागरिक के योगदान को भी फैसिलिटेट करने हेतु एआई ड्रिवन मैकेनिज्म्स का फ़ायदा रहेगा। जी चाहे वो कृषि है, चाहे वो वेदर फोरकास्ट है, चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट है। सर, आगे अगले 5 साल का रोड मैप आप कैसे देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर? और लोगों के मन में कुछ सवाल हैं कि आम लोगों को जो एकदम ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ है, उसको क्या फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा? ऐसा है कि आम आदमी को ये समझ नहीं आता है, जी, वो समझाने की आवश्यकता भी है जी, कि वो पहले ही फ़ायदा ले रहा है। जी, जी, अभी अब जैसे आम आदमी कहता है, साहब मेरा क्या फ़ायदा हो रहा है। जी, अब जैसे मौसम विभाग ने एक सुविधा शुरू की है, नाउ। जी, जी, वो शुरू किया था उसको उन क्षेत्रों से जहाँ बारिश अधिक होती है, मानसून वाले, मुंबई से, चेन्नई से, फिर अब धीरे धीरे बाकी शहरों में भी। जी, उसमें 3 घंटे आगे का आप प्लान कर सकते हैं कि साहब आपने यहाँ से उठ करके जाना है कहीं दूसरी जगह, जी, तो आप अपनी सिर्फ मोबाइल की ऐप पर देख कर बता सकते हैं कि मैं छतरी लेके जाऊँ कि ना जाऊँ। जी, यानी इतनी परसेंट ये सारी एआई ड्रिवन हो रही है। जी, ये सारा का सारा हमारा मोबाइल के माध्यम से सारा काम शुरू हो चुका है। जी, आप आम आदमी जब कोई अंग्रेज़ी का लफ्ज़ सुनता है जी, तो इत्तेफाक से उसे समझ नहीं आता, तो फ़ौरन ठक 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 करता है और उसका तर्जुमा अनुवाद देखता है ताकि मैं किसी से पीछे ना रह जाऊँ। बात करते करते जी, आपने 2 शब्द ऐसे बोल दिए मुझे समझ नहीं आए, बट नॉट टू बी आउटवेटेड, आपके बात करते करते ही मैं देख लेता हूँ कि इसका अर्थ क्या और समझ। जी, तो ये सारा उसी का है। यानी आम आदमी पहले ही इसके इस्तेमाल को शुरू कर चुका है, लेकिन चूंकि हमें लगता है कि हाथ में कोई चीज़ दी जाएगी, जी, ऐसा नहीं है। ये एक टेक्नोलॉजी है, हुँ, और जैसे मैंने कहा ये टेक्नोलॉजी बड़ी व्यापक तौर में उपयोग में आ रही है। केवल ये है कि इसके लेवल बढ़ते जा रहे हैं। जी, उसको हमने किस प्रकार, जो हम आज कल के लिए जो तैयारी करते हैं, और जब तक कल आता है टुमारो, तो लगता है कि ये तो हमारी पिछले कल की तैयारी थी। इतना तेज़ रफ्तार ये आगे बढ़ रहा है सारा जी, सिलसिला। जी, लेकिन अब बात फ़र्क सिर्फ ये है कि जो हमारे इंडिजिनस मॉडल्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं, चाहे लैंग्वेज का मॉडल है वो। पहले आप अब चैट जीपी पे ही निर्भर नहीं करेंगे, जी, सिर्फ गूगल पे ही निर्भर नहीं करेंगे, आपके अपने निर्माणित हो रहे हैं। निर्माण। वो इसमें एक अलग हट करके जो हमें आत्मनिर्भर भी बनाता है, जो हमें आत्मविश्वास भी देता जी। है, और जो हमारी प्रतिष्ठा और हमारा रुतबा दुनिया में उसको भी इजाफा करता है। निश्चित तौर पर सर, ये तो बहुत अहम पहलू हैं ही हैं। इसके अलावा भी जैसे हम देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारी ऐसी संभावनाएं हैं जो अब देखी जा रही हैं। पॉइंट ये है कि सर रिस्पॉन्सिबल एआई आप किस तरह से इसको देखते हैं, और ये कितना ज़रूरी है कि सही चीज़ सही हिसाब से सही लोगों तक सही जानकारी नहीं, पहुंचे? बिल्कुल आपने ठीक कहा। एक तो जैसे प्रधानमंत्री जी ने मानव जब मंत्र का जिक्र किया था, जी। तो उसका मूल अर्थ यही था कि ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच हो। जी, यानी एआई का इस्तेमाल मानव जाति के भले के लिए किया जाए, उसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। जी, और इसीलिए जैसे कल ही मेरा एक कीनोट एड्रेस था, तो मैंने ये कहा कि हर चीज़ को एआई रिप्लेस कर सकता है, लेकिन इंसान की इंटेग्रिटी को नहीं। बिल्कुल। जी, अगर कोई उसका दुरुपयोग करने के लिए बुरी मानसिकता से आमादा हो जाए, जी, तो फिर क्या? चाहे वो कोई देश है, चाहे देश किसी देश की सरकार है, चाहे वो जियोपॉलिटिकल लेवल पर है, चाहे वो व्यक्तिगत लेवल पर है, उसके लिए हमारी जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं उनको साथ ही साथ उतना ही अधिक मजबूत करने की आवश्यकता रहेगी कि कहीं हमारी ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए एआई के हाथों। जी, बिल्कुल। क्या सर ऐसे इंटरफ़ेस भी इसमें इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं जो आम लोगों की सहूलियत के हिसाब से उनको आसानी हो चीज़ों को समझने में? क्या इसके लिए भी एआई ड्रिवन कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है भारत नहीं, सरकार द्वारा? निश्चय ही वो धीरे धीरे इसमें बढ़ोतरी हो रही है। जैसे जी, मैंने लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहा, अभी परसों प्रधानमंत्री जी ने सर्वम जी, की जी, भी एक मॉडल इंट्रोड्यूस किया है, जो जी, अभी तक तो सरकारी दफ्तरों में होगा, जो भी इसी काम करेगा। उसमें ये इंटरफेस भी है, और ये आम नागरिक के लिए भी उतना ही है जितना कामकाज करने वाले अधिकारियों के लिए। जी, और आम आदमी चाहे किसी भी शोबे में हो, किसी क्षेत्र में, चाहे वो किसान हो, उसको भी एआई ड्रिवन उसके हिस्से की अब हम ये कोशिश कर रहे हैं। जी, जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल हमारा है भारत जन, जी, तो मैं अभी कल ही विशेषज्ञों से बात कर रहा था कि क्योंकि हमारा देश बड़ा विस्तृत है, वी आर नॉट ए होमोजेनस सोसाइटी जी, कि यहाँ स्पेन है सिर्फ स्पेनिश बोली जाती है, जी, यूके सिर्फ अंग्रेजी बोली जी, जाती है, यहाँ भाषाओं का भी कोई अंतर नहीं। जी, तो हम डोमेन स्पेसिफिक
लार्ज लैंग्वेज या स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स भी डेवलप जी। करेंगे, किसानों के लिए अलग से, उनकी भाषा, उनकी ज़रूरत की चीज़ों का डाटा। जी। इसी प्रकार से किसी दूसरे क्षेत्र के साथ जुड़े लोगों के लिए दूसरा। तो ये सिंस वी आर इन एन इवॉल्विंग स्टेज, तो हम आगे करते जाएंगे, और आगे चल करके मुझे लग रहा है कि जो हमारा डाटा बैंक बनेगा वो दूसरे देशों की तुलना में ज़्यादा व्यापक रहेगा, विस्तृत रहेगा, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा पूल है। जी। वो हमारा जो हमारा रिसोर्स पूल है वो बहुत बड़ा है। सर, क्या चैलेंजेस अभी आप मानते हैं जो आने वाले और समय में कुछ चैलेंजेस हैं जो एआई में अभी देखने को मिल रहे हैं, उनको कैसे पार पाना है, उसके लिए क्या नहीं, अलग-अलग उसके लिए भी तरीके साथ रखे ही गए? साथ हम काम हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि हमारा जो नेशनल मिशन फॉर इंटरडिसिप्लिनरी एंड साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स है, जी। उसके इसको लेकर के भी काम करेगा, चाहे वो साइबर क्राइम है, चाहे वो एआई ड्रिवन मिस अप्रोप्रिएशंस है। जी। और दूसरे देश भी, और इन कुछ एक ऐसे, ये इस समिट का एक ये भी लाभ है कि सभी देशों को ये समझ में आ रहा है कि इसमें हमको समन्वय बना करके चलना होगा। अब जैसे कल मैं यूके के मंत्री जी के साथ बैठा था, जी। जो इत्तेफाक से भारतीय मूल के हैं, जी। कनिष्का नारायण जी, जी। वो बिहार के रहने वाले हैं। जी। तो वहाँ एक अलग से अब मंत्रालय बना दिया गया, जी। मिनिस्ट्री फॉर एआई एंड ऑनलाइन सेफ्टी, जी। यानी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑनलाइन सेफ्टी। तो इसी तरह से सभी देशों को इस बात की समझ भी आने लगी, इसका अहमियत भी मालूम होने लगी, और हम तो पहले से इसकी डेडिकेटेड मिशन के तहत काम कर रहे हैं। बिल्कुल। सर, कोई फाइनल मैसेज जो आप कन्वे करना चाहते हो जनता को इस पूरे इम्पैक्ट समिट को लेकर और भारत सरकार की तरफ से? नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि एक हमारे लिए एक बड़ा ही स्वर्णीय युग है, जी। और ख़ास तौर से युवाओं के लिए। जी। यानी एक लेवल प्लेइंग फील्ड मोदी जी के आने के बाद युवाओं को मिल चुका है, जी। और रूह खुश हो जाती है, दिल खुश होता है। छोटे छोटे कस्बे से जब लोग टॉपर्स निकलते हैं, बिल्कुल। एक छोटी सी बच्ची एक आतंक प्रभावित छोटे से कस्बे से निकल कर आई आईआईटी जेई की 12वीं कक्षा के बाद। जी। तो मैंने उसको बोला कि बेटे, तुमने तो कमाल कर दिया, ना वहाँ कोई कोचिंग, ना, और उनका परिवार में कोई, उसकी आर्थिक दिशा भी उतनी नहीं थी। जी। जी। तो उसने क्या किया, उसने अपनी जेब से ये निकाला, उसने कहा कि अंकल 8 months 14 hours आईआईटी क्रैक, सब कुछ इसमें है। अब ये सब सहूलत हमारे ज़माने में नहीं थी। तो मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी वाला एक और इंडिया इज़ नाउ इमर्जिंग एज ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। जो हमारे विदेश चले गए थे बच्चे, शायद इसलिए कि उस समय उनको उस तरह की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध नहीं थी, वो भी अब महसूस कर रहे हैं, और बहुत सारे वापस भी आ रहे हैं। जो नहीं आ पा रहे वो इसलिए आ रहे हैं कि 10-15 साल गुजर जाने के बाद फिर पारिवारिक स्थिति ऐसी हो जाती है, वहाँ शादी ब्याह हो जाता है, तो आने की ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इंडिया अंडर मोदी हैज़ इमर्ज्ड एज ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशंस इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सर, और उम्मीद भी यही की जा रही है कि इसके बाद भी हम आगे देख पाएंगे कि इस तरह के तमाम समिट होते रहेंगे, और आने वाले समय में जो बेहतर भविष्य का निर्माण है वो भारत और मजबूती के साथ करता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए सर, और यहाँ पर तमाम बातचीत हमसे करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो साफ तौर पर देखें तो तमाम जो ऐतिहासिक कदम हैं वो इस समिट से उठाते हुए नजर आए हैं, और यही सब कुछ है जो आने वाले समय में बेहतर भविष्य का निर्माण करता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले समय में कुछ और भी इस तरह की स्थितियां जो रहेंगी, उनकी साफ तौर पर मेजबानी जो है वो भारत करता हुआ नजर आएगा, जो अपने आप में ऐतिहासिक क्षण तो होगा ही, और आने वाले भविष्य के लिए जो आज है उसका कल जो है वो और ज़्यादा बेहतर होता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।